हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, ये है आपकी मैराथन 3 और इसके अंदर मैं आपको फिर से ल्यूसिड मैथ की सीरीज को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। 300 बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस ईयर के कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप लोग उसको ट्राई करिए। क्या गिवन है सवाल में हमको कि एक ट्रेन है जो कि 50% फास्ट है कार के कंपैरिजन में। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ट्रेन, यहाँ पर लिख रहा हूँ कार, कार की स्पीड अगर 2 है तो ट्रेन की स्पीड 3 है। दोनों ने पॉइंट ए से स्टार्ट करा बी के लिए 75 किलोमीटर जो दूर है, सेम टाइम पर। लेकिन ट्रेन 12.5 मिनट बीच में रुकी रही। तो आपको ये बताना है कि स्पीड ऑफ कार क्या होगी अगर दोनों सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है तो जो टाइम लगना चाहिए था वो 2:3 के रेशियो में होना चाहिए था। पर क्योंकि दोनों को सेम टाइम लग रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रेन का जो 1 यूनिट टाइम है वो वेस्ट हुआ है। तभी तो 2 और 1 3 आएगा। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है जो वेस्ट हुआ है? 12.5 मिनट। तो कार को कितना टाइम लग रहा था? 3 की वैल्यू आ जाएगी 37.5 मिनट। अब मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ कार। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना है? 75 किलोमीटर। डिवाइड कर दो उसको टाइम से, सॉरी हाँ टाइम से, जो कि 37.5 डिवाइडेड विथ, क्योंकि यहाँ पर आवर में लेना है तो डिवाइड बाय 60। ये आप देखोगे 2 बार कट गया, 2 × 60 120 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। 30 dozen of nuts were bought for 14400 and 32 packets, 20 nuts in each packet for 57600. If nuts are mixed and sold in packet of 5 for 432, प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर है 30 डजन नट्स, तो 12 में कह सकता हूँ 30 × 12, यानी कि 360 नट आपको यहाँ से मिल गए। फिर यहाँ पर 32 पैकेट्स थे, हर एक पैकेट में 20 नट थे, तो यहाँ से कितना मिला? 640। तो टोटल मेरे पास 1000 नट्स है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी बैठ रही है? 57600। और यहाँ पर आपके पास है 14400। यहाँ पर तो 00 आया, ये 0 हुआ, यहाँ पर 2 1, इतना आपके पास आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो 1 नट की कॉस्ट कितनी हो गई? 1 नट की कॉस्ट आपकी हो गई, आप इसको डिवाइड कर लो 72। ठीक है, 72 रुपए का 1 नट है। इनको अगर बेचा गया पैकेट के अंदर सच दैट एक पैकेट में 5 हैं और 72 के हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना होता? 72 × 5। और सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 432। तो देख लो कि कितना प्रॉफिट हो रहा है। 360 की चीज अगर 432 की जा रही है तो कितना प्रॉफिट है? आपको दिख रहा है कि 72 यूनिट्स का है। 72 डिवाइड बाय 360 इंटू 100, ये आपका प्रॉफिट आएगा। 1/5 इंटू 100, यानी कि 20% आना चाहिए ना। तो मेरा आंसर तो इसमें 20% आ रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना अगर कुछ मिस्टेक हुई हो तो। ठीक है, यहाँ पर 20% आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। A boat can cover a certain distance with a certain speed in 50 seconds in still water. Time taken by boat to cover 150 more distance in upstream is 70 seconds and speed of stream is 50/3% of the speed of boat. Find the fixed distance. देखो, ध्यान से समझना पड़ेगा हमको इस क्वेश्चन को। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो 50/3% है। तो 50/3% होता क्या है? 50/3 डिवाइड बाय 100, ये फ्रैक्शन में आपके पास आ जाएगा 1/6। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। तो जो बोट की स्पीड है और यहाँ पर जो स्ट्रीम की स्पीड है वो मैं लिखता हूँ। तो अगर बोट की स्पीड में 6 लेके चल रहा हूँ तो स्ट्रीम की क्या स्पीड होगी? 1 होगी। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गई। और बोट अब एक सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पर कवर कर रही है, कितने टाइम में? 50 सेकेंड्स में। ठीक है, तो इसको अगर मैं x ले लूँ तो कोई हार्म नहीं है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करा गया वो डिस्टेंस कितना रहा होगा? स्पीड इंटू टाइम, यानी कि 6x इंटू 50, इतना मैं बोल सकता हूँ 300x आपका डिस्टेंस था। ठीक है, अब उसमें अगर 150 डिस्टेंस और जुड़ गया तो मैं कह सकता हूँ कि 300x प्लस 150 आ गया। इस डिस्टेंस को अपस्ट्रीम में ट्रेवल करने के लिए 70 सेकेंड का टाइम लगा। तो मैं इसको अगर डिवाइड करूं अपस्ट्रीम की स्पीड से, वो कितनी होगी? आपने बोला इनका डिफरेंस, यानी कि 5x। तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर है? 70 के बराबर है। ये चीज तो आपको सॉल्व करनी है। तो देख लो कि कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर मेरे पास है 300x, डिफरेंस लोगे तो 50x आएगा सीधे। 50x की वैल्यू आपके पास आ रही है 150। x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू आपके पास हो गई 30, सॉरी 3 हो गई। ठीक है, अब फाइंड क्या करना था हमको? 300x, आंसर आ गया 900। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, कुछ नया था इस क्वेश्चन में। ठीक है, जनरली जो क्वेश्चन रहते हैं मॉडर्न स्ट्रीम के उनसे थोड़ा सा अलग ये क्वेश्चन था, आपको इसको बेसिक से करना पड़ता तो काफी जल्दी हो जाता।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल अलजेब्रा का है और ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी लोग कर लोगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 19 गिवन है, क्या निकालना है? एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कि आपको पहले एक्स प्लस फाइव की फॉर्म में बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ यहाँ से, ठीक है। तो मुझे क्या एक्स्ट्रा लेना पड़ा, मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ा एक प्लस का 10x और एक प्लस 25, तो मैं अब माइनस 10x करूंगा और मैं माइनस 25 करूंगा, और क्योंकि यहाँ पर पहले से एक x था, ये 19 के बराबर है, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो x प्लस फाइव होल स्क्वायर है वो वैल्यू एक्चुअल में किसके बराबर आ रही है, ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो क्या आ जाएगा, 9x, ठीक है। और क्या है हमारे पास, -25 और 19, ये आपका 44 हो गया, +44। इसको मैं लिख सकता हूँ 9 टाइम्स x प्लस फाइव, तो हो गया 45, इसमें से -1 कर लिया, ठीक है। फिर आपके पास x प्लस फाइव प्लस वन अपॉन एक्स प्लस फाइव जो है वो 9 के बराबर आ गया। तो बस क्वेश्चन में कुछ खास बचा नहीं, स्क्वायर कर लो, 9 स्क्वायर -1 -2, सॉरी 79 आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इसको ट्राई। A man rose to a place 60 kilometer distance and back in 13 hours 30 minutes. He find that he can row 5 kilometer with the stream in the same time as he can row 4 kilometer against the stream. तो देखो x plus y अपॉन x माइनस वाई जो है वो दूसरे स्टेटमेंट से आपको दिख रहा है कि 5/4 है, ठीक है। तो x अपॉन वाई कितना होगा, 9/1, ठीक है। ये चीज तो क्लियर हो गई, 9/1 ये होगा। अब यहां से हम आगे कैसे बढ़ेंगे, देखो यहाँ से हमको ये देखना पड़ेगा कि रेशियो तुमको पता चलेगा कि स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का क्या रेशियो है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या देखना पड़ेगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर मेरे पास है 60 किलोमीटर डिस्टेंस, 60 डिवाइड बाय, एक तरफ तो आना चाहिए 10p और एक तरफ आना चाहिए डिफरेंस यानी कि 8p। ये वैल्यू आपके आनी चाहिए 13 1/2। अब आप देख लो कि p की क्या वैल्यू डालनी है। जैसे अगर मैं 1 डाल के देखूं पहले तो 6 आया, और यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आपके पास आया 7.5, तो ठीक है, उससे बन गया, p की वैल्यू 1 है यानी कि y की वैल्यू 1 है, ये करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, इसको आप लोग ट्राई करिए। क्या गिवन है इस क्वेश्चन में आपको, राहुल एंड मिथुन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, सम ऑफ देयर स्पीड इज 70, टोटल टाइम टेकन बाय बोथ टू ट्रेवल द डिस्टेंस इज 2 आवर 6 मिनट, डिफरेंस इन स्पीड आपको बताना है, ठीक है। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सम ऑफ स्पीड आपको गिवन है कि 70 है, टोटल टाइम जो दोनों को लग रहा है मिलाकर वो 2 घंटे 6 मिनट है। तो देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर लिखा 30/x और यहाँ पर लिखा 30/y, ये किसके बराबर है, ये देखो 2 आवर 6 मिनट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 घंटे और 1/10 घंटे, ऐसे लिखो तो समझ में आएगा आपको, 21/10, ठीक है। तो 30 टाइम्स x प्लस वाई जो कि 70 गिवन है, डिवाइड बाई एक्स वाई, ये वैल्यू 21/10 है, ठीक है। तो कुछ काटना चाहो तो काट सकते हो, इससे आप इसको काट दो तो 3 बार चला गया, ठीक है। और काटोगे तो ये भी से चला जाएगा, केवल यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो एक्स वाई आपके पास कितना आ रहा है, एक्स वाई आपके पास अल्टीमेटली 1000 आ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर 1000 आ रहा है हमारे पास, तो कैसे हमको पता चलेगा कि क्या क्या स्पीड्स हैं। जैसे आपके पास एक्स प्लस वाई कितना था, 70 था, तो सिंपल सी बात है कि 50 इंटू 20 करना पड़ा होगा, एक की स्पीड 50 एक की स्पीड 20 है, डिफरेंस कितना हो गया 30, ये आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव odd natural number is 8 less than the average of 3 consecutive even natural numbers. Sum of these 3 even natural number is equal to the sum of above 4 odd numbers and the average of 4 original odd number is what? अच्छा, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो इवन नंबर पहले हमारे पास 3 है कंसेक्यूटिव, तो मैं उनको क्या मान के चलता हूँ, एक को मैंने ई लिखा,
आगे वाला e+2 और पीछे वाला e-2, ठीक है। और जो ऑड नंबर है उनकी सीरीज को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास चार चार ऑड नंबर है, सॉरी, ठीक है। तो इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, कंसेक्यूटिव है, तो मैं इनको लिखूंगा O-3, O-1, O+1, ये O है, जीरो नहीं है, ठीक है। और ये आपका है O+3। अब जो दोनों का समेशन है वो आपस में बराबर है, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो यहाँ से 3e आ रहा है, ठीक है, वो किसके बराबर है, ये आपका है 4o के बराबर। ये चीज आपको क्लियर हुई। और क्या गिवन है हमको, हमको ये भी गिवन है कि जो इनका एवरेज है, ठीक है, एवरेज है किसका, 4 ऑड नंबर्स का, वो 8 कम है इवन वाले के कंपैरिजन में। तो इनका एवरेज तो ई है, ये इनका एवरेज हुआ, और इनका एवरेज क्या हुआ, बीच वाली वैल्यू ओ, ये इनका एवरेज हुआ, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस आपके पास है वो गिवन है, कितना है, 8 है। तो मैं कह सकता हूं कि जो E-O है वो 8 है, और 3e बराबर 4o है। तो इसको अगर मैं 3x ले लूं, इसको अगर मैं 4x ले लूं, इसको 3x ले लूं, तो ये वैल्यू 8 है, x की वैल्यू 8 हो गई। क्या निकालना था मुझे निकालना था कि ऑड नंबर्स वाले का एवरेज क्या है। तो सिंपल सी बात है, 3 टाइम्स x, आपके पास आंसर आ गया 24, ये आंसर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। x sin क्यूब थीटा प्लस y cos क्यूब थीटा बराबर sin थीटा cos थीटा, x sin थीटा बराबर y cos थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताने हैं। तो मैं sin थीटा cos थीटा को बराबर पुट कर रहा हूँ, तो x बराबर y आया पहले। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, x इंटू टू रूट टू, सॉरी, x इंटू 1/2√2 प्लस y इंटू 1/2√2, ठीक बोल रहा हूँ मैं, ये बराबर है 1/2 के। अब क्योंकि x बराबर y है तो इसको मैं लिखूंगा 2 टाइम्स x/√2, 2 टाइम्स x/2√2, तो केवल x/√2 रह गया, ठीक है। केवल आपके पास x/√2 ही तो रह गया, ये बराबर है 1/2 के। तो x की क्या वैल्यू आ गई, 1/√2। अब देख लो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ रहा है, 1/2 प्लस 1/2, आपका आंसर आ गया 1, ये आंसर है। तो वैल्यू पुटिंग से इस क्वेश्चन को करोगे तो काफी जल्दी हो जाएगा। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आपको गिवन है ABC, देखने में लग नहीं रहा है पर यही आइसोसेलेस है, जिसमें AB बराबर है AC के, AD परपेंडिकुलर है BC पर। तो ये आपका पॉइंट, ये आपका AD हो गया, ठीक है। AD की वैल्यू 6 है, और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो आइसोसेलेस में आपको पता है कि परपेंडिकुलर बेस को बाइसेक्ट करता है, ये दोनों भी बराबर है। पेरीमीटर आपको गिवन है कि 36 है हमारे पास, तो एरिया बताना है ABC का। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, पेरीमीटर आपको गिवन है कि 36 है, ठीक है। तो इसको अगर हम x मानने हैं तो ये भी x हुआ, और इसको y मान लो, ठीक है। तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी x प्लस वाई की, वो कितनी होगी, 36 डिवाइड बाई 2 यानी कि 18, ठीक है। और यहाँ पर एक ट्रिपलेट भी बनना चाहिए, 6x और y का ट्रिपलेट बनना चाहिए। तो ये 8 होगा, ये 10 होगा, तभी तो ट्रिपलेट बनेगा। और 10 और 8 18 हो भी गया, तो बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 1/2 इंटू बेस आपका हो गया 8 8 16, और हाइट है 6, तो 96 डिवाइड बाई 2 48 आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अगर यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बना तब थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है, तब आपको एक्स वाई के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, एक वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की और एक एक्स प्लस वाई की, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को सभी लोग। देखिए क्या गिवन है सवाल में, हमको गिवन है ए इज अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 26 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एपी और ए क्यू टेंजेंट है पी और क्यू पर, एक टेंजेंट बीसी बनाया गया है एक पॉइंट आर पर, जो कि माइनर आर्क पी क्यू को इंटरसेक्ट ए पी एट बी एंड ए क्यू एट सी। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं क्या हो रहा है यहाँ पर। पहले फिगर बनाते हैं ठीक से। पहले हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। एक पॉइंट है ए जो कि 26 की दूरी पर है इस पॉइंट ओ से। अब यहाँ से हमने दो टेंजेंट बनाए हैं, एक टेंजेंट है आपका ए पी, एक टेंजेंट है ए क्यू, ऐसे करके। तो ये मैंने ले लिया पी, ये मैंने ले लिया क्यू, ठीक है। फिर क्या गिवन है हमको,
एक टेंजेंट BC हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, कहाँ से, माइनर आर्क के हमने एक पॉइंट को लिया, पॉइंट R लाइंग ऑन द माइनर आर्क, तो ये मैं पॉइंट R ले लेता हूँ, तो यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये टेंजेंट आपका B, ये पॉइंट आपका B है, ये पॉइंट आपका C है, ठीक है। आपको बताना है कि ABC का पेरीमीटर क्या होगा, तो आपको शायद पहले से पता होगा कि जो ABC का पेरीमीटर होगा वो एक्चुअल में AP प्लस AQ होगा। अब AP की क्या वैल्यू है क्वेश्चन के हिसाब से वो तो हमको पता नहीं, पर हमको ये पता है कि ये जो चीज़ है AO ये 26 है, और रेडियस कितना है, रेडियस है आपका 10, तो ये आ गया आपका 24, तो 24 और 24, आंसर आपका आ गया 48। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में केवल जो आपको पढ़ने में समय लग रहा है वही समय लग रहा है, बाकी क्वेश्चन के पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और ये होता कैसे, क्योंकि ये जो टेंजेंट है ना आपका ये इसके बराबर है, इधर वाला टेंजेंट इसके बराबर है, इसीलिए AB प्लस BC प्लस AC बराबर AP प्लस AQ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करो इस क्वेश्चन को। देखो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा था कि शायद कुछ गड़बड़ है, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा आपका जो वैल्यू है वो दो कैसे आ सकता है, अगर दोनों ही वैल्यू आपकी 1 से कम होती हैं तो उनका स्क्वायर तो 1 से वैसे ही कम होने वाला है, ठीक है। स्क्वायर 1 से कम है तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर 1 से कम ही आना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि अगर आंसर 2 गिवन है तो हम देखते हैं कि कैसे 2 आंसर आ रहा है। वैसे मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है कि 2 मेरे हिसाब से नहीं आ सकता, पर फिर भी अगर क्योंकि गिवन है तो देखते हैं कि शायद कुछ इस क्वेश्चन में हो रहा हो या फिर क्या है, क्या चक्कर है, इनको समझ में आएगा। देखो यहाँ पर आपके पास साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। अब इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन पावर 4 थीटा इसका स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4 थीटा उसका स्क्वायर, ठीक है, ये 1 के बराबर। क्या यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से स्क्वायर बनाने की कोशिश भी करूँ, या फिर अगर मैं रिवर्स से स्टार्ट करूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 करके, तो भी क्या कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन में। इसमें वही मुझे गड़बड़ लग रही है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ तो जाएगा स्टेप करने पर ये दो वैल्यू कैसे आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए फिर हमको, और हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये एक होता है, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर करने पर आपके पास आया साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर है, ठीक है। और देखो फिर इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म फालतू का आया, वो क्या था, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, उसको हटाना पड़ेगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा, ये तो आ जाएगा। पर ऐसे काम नहीं चलेगा, इसको मैं हटाता हूँ, कोई यूज नहीं है इसका। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में आपके पास ये वैल्यू थी कि 1 के बराबर है, तो अगर मैं साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का स्क्वायर कर लूँ तब क्या आएगा, तब मेरे पास ये वैल्यू आएगी साइन पावर 8 थीटा प्लस कॉस पावर 8 थीटा, जो कितना होता है 1 क्वेश्चन के हिसाब से, और फिर आएगा +2 टाइम्स साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, इसका अंडर रूट हो गई एक तरीके से मैं कह सकता हूँ, और यहाँ पर है ये वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपके पास 1 प्लस इसका मैं स्क्वायर ही तो कर रहा हूँ, यहाँ पर इसका स्क्वायर आपको गिवन है, और मुझे यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो मैं अंडर रूट ले लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास आ रहा है अंडर रूट 1 प्लस 2 साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, ये किसके बराबर है, इसको मैंने उधर सेंड कर दिया 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब शायद मैंने ठीक लिखा है,
अब क्या इसको हम लोग फर्दर ब्रेक कर सकते हैं? क्या कोई तरीका आपको ऐसा नजर आ रहा है, या फिर मुझे वैल्यू डाल के देखना पड़ेगा? अब अगर इसमें मैं दो वैल्यू डाल के चेक भी करूं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लेते हैं एक बार। तो अगर cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 2 के बराबर है, तो ये चीज कितनी हुई? 2 का भी स्क्वायर, जो कि 4 होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास? 1 और 8 का अंडर रूट यानी कि 3, यहाँ पर 3 आया। चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर भी 3 आ रहा है, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो 1 प्लस, अगर ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर है, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, यहाँ पर तो यार फिर 5 आ जाएगा। पता नहीं यार इसमें फिर क्या चक्कर है, ठीक है, इसको आप लोग एक बार चेक कर लेना। तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, आपको दिख नहीं रहा होगा ये सवाल, पर क्योंकि ये सवाल इतना अच्छा था इसलिए मुझे लाना पड़ा। ज्यादा आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस को जब हमने डिक्रीज करा 62.5% से, तो लॉस जो हुआ वो 41.2/3% मोर देन द प्रीवियस लॉस हो गया। अब देखो ये परसेंट आपको बस समझना है इसमें। 41.2/3% को ब्रेक करना आना चाहिए। इसको मैं कैसे ब्रेक करने वाला हूँ? 25% यानी कि 1/4 प्लस 16.66%, जो कि आपका होता है 1/6। तो कितना आ गया ये? 5/12 आ गया ना। अब देखो 5/12 आपका जो लॉस था, क्या क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जब हमने सेलिंग प्राइस को 62.5% से डिक्रीज करा, तो सेलिंग प्राइस अगर पहले आपका 8 था, यहाँ पे लिखा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर आपका पहले 8 था, तो वो केवल 3 रह गया, ठीक है। और अब जो हमारे पास लॉस हो रहा है वो कितना है? वो 5/12 ज्यादा है किसके कंपैरिजन में? जो पहले लॉस हो रहा था उसके कंपैरिजन में। ये चीज क्लियर हुई आपको? अब देखो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले हमारे पास जो भी लॉस हो रहा था, पहले हमारे पास जो भी लॉस हो रहा था, वो अगर मैं मान के चलूं कितना था, जैसे क्या गिवन है हमको कि लॉस जो यहाँ पर हो रहा है अब नया वाला, वो 5/12 ज्यादा है। तो पहले का लॉस मेरे पास था 12x का, तो अब लॉस कितना है? अब लॉस है 17x का। ये चीज क्लियर हुई आपको? जो मैंने यहाँ पर करा वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरी कॉस्ट प्राइस है वो क्या रही होगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में तो कुछ चेंज है ही नहीं। इसको अगर मैं वाई ले लूँ, इसको भी अगर मैं वाई ले लूँ, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या वैल्यू मुझे कॉस्ट प्राइस की लेनी है। तो देखो अगर मैं 8y में क्या ऐड कर दूं? 12x, क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस ही तो हो रहा है हमारे पास। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि जो लॉस है वो किसके बराबर है? सीपी माइनस एसपी। तो लॉस में अगर मैं एसपी जोड़ दूं तो सीपी आना चाहिए। तो 8y प्लस 12x किसके बराबर है? 3y प्लस 17x के। तो यहाँ से आपके पास जो 5y है उसकी वैल्यू कितनी आई? 5y की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से 5x, ठीक है, यानी कि x बराबर y आ गया। अच्छी बात है। अब आप यहाँ से मुझे ये बताओ कि पहले क्या कॉस्ट प्राइस रहा होगा? कॉस्ट प्राइस तो दोनों टाइम सेम है, तो क्या कॉस्ट प्राइस रहा होगा? आपने बोला 12 और 8, यहाँ से भी देख लो 17 और 3 20, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका हमेशा से 20 रहा है। अब 20 की चीज अगर आप 8 में बेच रहे हो तो कितने का लॉस है भाई? तो आपका लॉस है 60% का, ठीक है। तो 60% आपका लॉस है, ये करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सही बताना बहुत लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और करेंगे भी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। x can do a work in 3 days, y can do 3 times the same work in 8 days, z can do 5 times the work in 12 days. If they have to work together for 6 hours in a day, then in how much time they will complete the work? तो ध्यान से समझना आप लोग इस सवाल को। x एक काम को कर सकता है 3 दिन में, y कर सकता है 3 टाइम्स ऑफ द वर्क इन 8 डेज, ठीक है। तो ओरिजिनल काम वो 8/3 दिन में कर लेगा। z 5 टाइम सेम वर्क को 12 दिन में कर रहा है, तो ओरिजिनल को 12/5 में कर लेगा, ठीक है। यहाँ से आप मुझे दिन में बताओ कि कितना दिन उनको लगेगा अगर वो 24 घंटे पूरे काम करें। तो इनका एलसीएम तो यहाँ पर मैं क्या ले सकता हूँ? 24 ले लेता हूँ। यहाँ पर कितना आ गया? 2 इंटू 5 10, यहाँ पर आया 3 इंटू 3 9, यहाँ पर आ गया 8। ये इनकी एफिशिएंसी मैंने लिख दी, ठीक है। तो अगर ये लोग काम कर रहे होते लगातार तो कितना टाइम लगता? तो आपका टाइम लगता 24 डिवाइड बाय ये समेशन, जो कि आपको दिख रहा है कि 27 है, इतना ही समय लगता। पर यार क्योंकि केवल 24 में से उन्होंने 6 ही घंटे काम करा, तो इसको मैं क्या देख सकता हूँ कि टाइम जो आपका था
घंटे के हिसाब से वो केवल आपका 1/4 रहेगा, तो अब जो टाइम लगेगा वो आपका 4 गुना होगा। ये वैल्यू आपको देखनी पड़ेगी कितनी आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 8 रहेगा, यहाँ पर 9 रहेगा, तो 32। पर देखो गाइस, जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा ही नहीं। अब आप सोचोगे कि कहाँ पर गलती हुई। देखो गलती यहाँ पर आपसे नहीं हुई है, गलती यहाँ पर ये है कि जो क्वेश्चन जैसे फ्रेम करा गया है ना, उसमें एक छोटी सी एरर है कि यहाँ पर इसने ये नहीं बताया कि पहले भी ये लोग 6 घंटे काम कर रहे थे। अब इस लाइन को अगर आप पहले पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में तो यही आएगा कि वो पूरे दिन काम कर रहे थे। अगर एक्स किसी काम को 3 दिन में कर रहा है तो उसका लॉजिकल मतलब तो यही है ना कि उसने यहाँ पर काम पूरे टाइम करा होगा। पर जब आखिरी में आपने देखा कि यहाँ पर उन्होंने बोल दिया कि जब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तब उन्होंने 6 घंटे एक दिन में काम करा। ठीक है, तो लॉजिकल सी बात है कि पहले आप ये अज्यूम करो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पर क्वेश्चन आप वैसे करोगे ये मान के कि पहले भी 6 ही घंटे काम कर रहे थे, तभी ये क्वेश्चन आपका हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन की लैंग्वेज में इतनी दिक्कत होती है कि आप उसको एट द मोमेंट ना समझ पाओ, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आगे बढ़ जाए करो। अब देखो, अब तो आपको पता चली गया, मैंने बता दिया आपको कि पहले भी वो लोग 6 ही घंटे काम कर रहे थे। हालांकि ये चीज मेंशन करनी चाहिए अलग से, वरना ऐसे किसी को नहीं समझ में आएगा, वो बार बार इसको ट्राई करता रहेगा और फिर से कोई गलती होती रहेगी। ठीक है, अब देखो, एक्स पहले भी 6 घंटे काम कर रहा था और 3 दिन में काम को पूरा करा, तो एक्स ने कितना टाइम लिया? अब आप मुझे बताओ। तो आप बोलोगे एक्स ने टाइम लिया 6 आवर्स, 3 दिन तक 18 घंटे हो गए। एक्स आपका 18 आवर्स में काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, वाई कितने टाइम में कर सकता है? वाई ने 3 गुना काम किया 8 दिन में, तो 8 into 6 कितना वो 48 आवर्स। डिवाइड कर लो 3 से, तो आपका आ गया 16 आवर्स। 16 आवर्स में भाई काम को पूरा कर सकता है। जेड के लिए लिखो ये चीज, तो 12 into 6 72, 72 डिवाइड बाई 5 कितने आवर्स लगेंगे जेड को काम को पूरा करने में? यहाँ पर एलसीएम ले लो, 72 into 2 होता है 144, यहाँ पर मैं लिखा 144। ये एफिशिएंसी कितनी की आ गई? 10। ये दिख रहा है मुझे 6 into 9, 16 into 9, और यहाँ पर है into 8, तो यहाँ पर मैंने एफिशिएंसी लिख ली। अब तो आपको क्लियर हुआ कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितना आएगा? 144 डिवाइड बाय, ऐड कर लो तो 27 आ गया। अब देख लो 5 बार जाएगा 135, फिर कितना रह गया? 9/27 1/3, यानी कि 20 मिनट, 5 आवर 20 मिनट। तो ऐसे करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो आप लोग ध्यान देना कि हो सकता है कि टीसीएस जब पेपर बनाए तो उसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको ना दे, तो ऐसे में इस तरह के क्वेश्चन को आगे बढ़ के बाकी के क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चे इस पेपर को कर रहे होंगे उन्होंने भी वही सोचा होगा जो मैं सोच रहा था कि 3 दिन में काम करा। तो आप उस तरीके से पहले डेज निकाल लो, फिर आप उस तरह से सॉल्व कर लो जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, पर वैसे नहीं होगा ये चीज, हालांकि अब अलग से मेंशन करी जाएगी कि पहले भी वो 6 ही घंटे काम कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, थोड़ा फॉन्ट साइज इसमें छोटा है, आपको शायद ना दिख रहा हो, पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। क्या गिवन है सवाल में आपको? m is the largest 3-digit number which when divided by 6 and 5 gives remainder 5 and 3 respectively. आपको बताना है what will be the remainder when m is divided by 11। तो पहले आपको लार्जेस्ट 3-digit नंबर पता करना पड़ेगा जो कि 6 और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 3 देता हो। ये कैसे पता चलेगा हमको? देखो, अगर कोई नंबर में 6 से डिवाइड कर रहा हूँ और वो रिमाइंडर 5 दे रहा है, तो वो नंबर क्या होना चाहिए? 6k+5, यही वो नंबर होना चाहिए। ठीक है, अब इस नंबर को जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तब मुझे रिमाइंडर 3 मिलना चाहिए, तो मुझे k की ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जिससे कि जब मैं इसको 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 मिले। अब देखो, अगर 5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 हुआ। तो बस 6k की बात है कि ऐसा नंबर आपको ढूंढना है कि जब मैं 6k को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो रिमाइंडर मिलना चाहिए ना मुझे, वो रिमाइंडर 3 होना चाहिए। तो k की ऐसी कितनी वैल्यूज हैं या फिर कौन कौन सी वैल्यूज हैं, कब कब वो वैल्यूज आती हैं, ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखो, k को जब हम 3 रखेंगे तब कम बनेगा, 18/5 रिमाइंडर 3 हुआ। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ कि k की वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तब काम आपका चल जाएगा। इसी तरीके से और कौन कौन सी वैल्यूज है, अगर मैं इसमें 5 बढ़ा दूं तो k की वैल्यू 8 रखने पर काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। k की वैल्यू 13 रखने पर काम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि अगर मैं k की वैल्यू 5 बढ़ाता जाऊं, 3 8 13 और फिर कर दूं 18, तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मुझे देखना पड़ेगा कि लार्जेस्ट आपका 3 डिजिट नंबर कौन सा हो सकता है। अब देखो 6k+5 में
कौन सी वैल्यू हमको लेनी पड़ेगी? यहाँ पर आपके पास है 6k+5, लार्जेस्ट हमको लेना है। तो इसी सीरीज में आपको देखना है कि आगे क्या आएगा, ठीक है। तो 3 में अगर मैं क्या जोड़ूं, यहाँ पर 3 है ना, मैं इसमें 5 5 जोड़ तो यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ 5 5। तो अगर मैं इसमें लेट सपोज 180 ले लेता, ऐड करते करते मैं 180 तक आ जाता, तब क्या होता, 183 तो एक्सीड कर जाता। थोड़ा छोटा वैल्यू सोचो, 180 तो ज्यादा हो गया, 160 अगर लेते तब क्या होता, तो आपका आता 163। अब मल्टीप्लाई करके देखो, 163 इंटू 6, यहाँ पर प्लस का 5, देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 960 प्लस 18 प्लस 5 यानी कि प्लस 23। तो मैं लिख सकता हूँ 983, सही लिखा है मैंने, 983 आपके पास आ रहा है। अब देखो क्या इसमें और कुछ ऐड हो सकता है, अगर मैं यहाँ पर 161 लेता तब क्या होता, अगर यहाँ पर 165 लेता तब क्या होता, तब शायद मुझे लग रहा है एक्सीड कर जाता, क्योंकि 5 इंटू 6 30 था, हाँ तो एक्सीड कर जाता। 983 आपका नंबर है मेरे अकॉर्डिंग। 983 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 11 से, तो रिमाइंडर देखना है, तो पहले तो गया 8 बार 88, ठीक है, कितना आ गया फिर 103, तो 4 बार 99, तो रिमाइंडर आपका 4 आ गया, ये आंसर है। काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। Person travels a distance of 300 km, returns to the starting point. Time taken by him to for the outward journey is 5 hours more than the time taken for the return journey. Return at a speed of 10 km per hour more than the speed of ongoing. Average speed of the entire journey आपको बतानी है, ठीक है। देखो क्या क्या हमको पता है क्वेश्चन में, कि पहले तो आप देख रहे हो कि 300 अपॉन जब वो जा रहा है, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ आउटवर्ड जर्नी पर जो टाइम लग रहा है वो 5 घंटे ज्यादा है इनवर्ड जर्नी के टाइम के कंपैरिजन में, ठीक है। इफ ही रिटर्न्स एट अ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ ऑनगोइंग, तो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज साफ है एकदम, कि 300 अपॉन एक्स प्लस 10, यहाँ पर डिफरेंस में ले रहा हूँ, यहाँ पर एक्स लो, डिफरेंस में ले रहा हूँ 300 अपॉन एक्स प्लस 10, तो ये जो टाइम का डिफरेंस है ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 घंटे का है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू हमको क्या लेनी पड़ेगी, ठीक है, देखते हैं। तो गाइस अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर 15 ले लूँ, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा 20, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 15 डाली तो 10 आया, ठीक है, नहीं सॉरी 15 डाली, एक्स की वैल्यू, अच्छा 15 यहाँ पर लो तब काम बनेगा, एक्स की वैल्यू 15 ले लो, 15 लेने पर यहाँ पर कितना होगा 20, पर तब वहां पर काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस आपका 5 नहीं आ रहा है ऐसे। और सोचो क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, अच्छा अगर हम वैल्यू 20 ले लें तो 20 पर काम चल रहा है ना यार, इतना क्या सोचना। अगर आपने 20 वैल्यू ले ली, यहाँ पर 15 आया, यहाँ पर आप 20 ले लो तो कितना 10 आ जाएगा, डिफरेंस 5 है, एक्स की वैल्यू 20 है, तो वो जा रहा था 20 की स्पीड से और वापस आ रहा था 30 की स्पीड से, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। इसकी आपको एवरेज स्पीड बतानी है, तो 300 तो डिस्टेंस है, टाइम कितना कितना लग रहा है 15 का और 10 का, इतने तो टाइम लग रहा है, तो 300 बटे 25 और टोटल डिस्टेंस आपका इंटू 2 ले लो, तो 600 बटे 25 आपका आंसर आ गया 24, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, क्या गिवन है सवाल में आपको, एवरेज वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 3 पीपल ए बी सी 70 kg, व्हेन डी जॉइन्स द ग्रुप द एवरेज बिकम 60 kg। तो यार देखो डी का क्या वेट होना चाहिए, आप मुझे ये बताओ। अगर एवरेज आपका 10 से डिक्रीज हो गया 4 लोगों का, तो मैं कह सकता हूँ कि डेविएशन कितने का था 4 इंटू 10, ठीक है। 10 से आपका एवरेज कम हो गया, 4 लोगों का एवरेज कम हो गया, तो 40 किलोग्राम का डेविएशन था, यानी कि वो 40 किलो पहले से कम था पूरे के पूरे एवरेज से। तो जो डी का वेट था ना यार वो 70 माइनस 40 यानी कि 30 kg था। आगे बढ़ो, वन मैन ई हुज वेट इज 5 kg मोर देन डी, तो जो ई का वेट है वो 35 है, वो अगर ए को रिप्लेस कर रहा है तो बी सी डी का जो एवरेज है वो 59 kg हो गया। अब पहले एवरेज कितना था 60 kg था, 60 kg से आपका एवरेज
कितना हो गया 59 kg हो गया। तो डेविएशन कितने का है, 1 का डेविएशन आया। ठीक है, 1 का डेविएशन कितने ऊपर आया, 4 मेंबर पर, तो 1 इंटू 4 kg का नेट डेविएशन आपका है। अगर आपका ए माइनस ई 4 किलो आ रहा है तो ए कितना हुआ, ई प्लस 4 यानी कि 39 kg, यही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, on the mark price of an article, sum of selling prices with a discount of 35% and two successive discount of 20% and 15% is 1995। मार्क प्राइस आपको बताना है। देखो पहले क्या हो रहा है कि मार्क प्राइस पर आपने डिस्काउंट दिया 35% का, तो आप कह सकते हो 13/20, ये आपका है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब इसी मार्क प्राइस पर अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो पहले 20% का, तो क्या बोलोगे, 4/5, फिर आपने दिया 15% का, तो 17/20। तो ये जो दोनों समेशन है ना, कि आपका 1995 है, यहाँ से आपको एमपी बताना है। देख लो यहाँ पर आप 100 ले लो, नीचे कितना आ जाएगा, 13 इंटू 5 65 एमपी, यहाँ पर तो पहले से ही है 68 एमपी, ये वैल्यू है 1995 के बराबर। यहाँ से ऐड करने पर दोनों को कितना आ रहा है, 133 मार्क प्राइस अपॉन 100 बराबर 1995। तो काट के देख लो कितनी बार कट रहा है, पहले क्या एक बार, फिर कितना बचा 665, तो 5 बार चला गया, तो मार्क प्राइस आपका आ गया 1500। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन कम पूछे जा रहे हैं आजकल, इसको आप लोग ट्राई करिए। A train traveling at speed of x kilometer per hour crossed a 300-meter long platform in 30 seconds। ठीक है, overtook a man walking in the same direction at 6 किलोमीटर पर आवर in 20 सेकंड। x की वैल्यू बतानी है। देखो यार, ट्रेन की लेंथ को मैं l मान के चलता हूँ। ठीक है, ट्रेन की लेंथ मैंने मानी कि l थी। अब अगर वो ट्रेन ओवरटेक कर रही है एक आदमी को जो सेम डायरेक्शन में जा रहा है 6 की स्पीड से, तो मैं कह सकता हूँ नेट स्पीड कितनी की हुई, x माइनस 6 की, उसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से, ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए। ये किसके बराबर है, 20 सेकंड के बराबर आ रहा है। ये चीज क्लियर हुई आपको। इसी तरीके से दूसरी क्वेश्चन एक बनने वाली है। पहले तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर 9 रह गया, यहाँ पर आपका 10 रह गया। ठीक है, मेरे पास क्या आ रहा है, l अपॉन एक्स माइनस 6, ये बराबर है आपका, यहाँ पर 9 आ रहा है ना, ये बराबर है 5 इंटू 10 यानी कि 50 के। दूसरी क्वेश्चन लिखो आप लोग। दूसरी क्वेश्चन क्या आएगी कि 300 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को, तो अब यहाँ पर आ गया l प्लस 300, क्रॉस करा 30 सेकंड में, तो स्पीड कितनी हुई, x इंटू 5/18। ये किसके बराबर, ये 30 के बराबर। ठीक है, तो दो इक्वेशन आपके पास आ गई, सिंपल सी बात है। तो थोड़ी काटापीटी यहाँ पर भी मचानी पड़ेगी। तो यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है, l प्लस 300 किसके बराबर है, ये आपका है x इंटू 5/18 इंटू 30। यहाँ पर रह गया 3, यहाँ पर आ गया 5। ठीक है, और यहाँ से क्या आ रहा था, 9l बराबर 50x माइनस 300। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आने वाला है। एक्स के ब्लॉक को सॉल्व करनी, तो आप इनको सॉल्व कर लेना, ज्यादा मैं आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, ABC subscribe a sum of 75,500 for a business, A subscribe 3,500 more than B subscribe 4,500 more than C, टोटल प्रॉफिट 45300 का है। तो ए को कितने रिसीव हुई ये आपको बताना है। ठीक है यार, पता कर लेते हैं। देखो ए प्लस बी प्लस सी आपको पता है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ए, यहाँ पर बी और यहाँ पर सी। बी सब्सक्राइब 4,500 मोर देन सी, ऐसे मैंने लिखा। और ए ने कितने ज्यादा करे, 3,500 ज्यादा बी के कंपैरिजन में, यहाँ पर आ गया x प्लस 8,000। तीनों का समेशन यानी कि 3x किसके बराबर है, 75500 में से क्या हटाना पड़ेगा, यहाँ पर है 12500। सही कह रहा हूँ मैं, 8,000 यहाँ पर, 8,000 यहाँ पर, और 4,500 तो हो गया 12,500। 12,500 हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो 3x कितना आया, 3x आपके पास आ गया, कितने का डिफरेंस यहाँ पर है, 6,300 000।
एक्स की वैल्यू आ गई 21,000। तो इसने कितने लगाए थे? 21,000 लगाए थे। बी ने कितने लगाए थे? 25,500। सी ने कितने लगाए थे? 29,000। अब दो जीरो इसमें से काट दो ताकि जिंदगी थोड़ी आसान हो जाए। रेशियो क्या आ रहा है? 290, 255 और 210। 5 से काट सकते हो और तो कुछ किसी से कटेगा भी नहीं। 5 से काट लो तो 5 से इसको काटो तो कितना है? 58। इसको काटो तो 51 आया। इसको काटोगे तो कितना आएगा? 42। तो जो इनका समेशन है वो कितना है? ये आपके पास हुआ 93 और 58। 93 58 कितना होगा? 151। इसकी वैल्यू है 4530। 1 की वैल्यू आ गई 30। मुझे क्या बताना है? ए को कितना रिसीव हुआ? ए को रिसीव हुआ 58। 58 इंटू 30। एक जीरो और लगा लो मेरी साइड से। तो ये आपका आ गया आंसर। तो काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। Ramesh spent 40% of his monthly salary on food, 18% on house rent, 12% on entertainment, 5% on the conveyance. But due to family function, he has to borrow 16,000 from the money lender to meet expenses of 20,000. His monthly salary is what? देखो, रमेश ने 40% खर्च कर दिया फूड पर, 18% हाउस रेंट पर, 12% एंटरटेनमेंट और 5% कन्वेंस पर। टोटल कितना खर्च हुआ? 40, 18, 12 ये हो गया 70 और 5 75। तो कितना लेफ्ट है? लेफ्ट आपका है 25%। ठीक है, यानी कि अगर सैलरी एक्स थी तो अब केवल एक्स बाय 4 बचा है। अब इस एक्स बाय 4 में भी जब उसने एक आदमी से 16,000 रुपये मांगे तब जाके वो 20,000 रुपये पूरे भर पाया। तो क्या एक्स की वैल्यू आई? ये बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000 इंटू 4 16,000। ये आंसर है। ठीक, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। क्या गिवन है सवाल में आपको? a sum amounts to rupees 7,562 in 4 year and 8,469.44 in 5 year at a certain 8% per annum when interest is compounded yearly. 10,000 at the same rate of interest is borrowed for 2 years. What will be the compound interest? तो देखो पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा। अगर आपने क्वेश्चन में रेट निकाल लिया तो कुछ नहीं बचा, केवल रेट निकालना है। यही सबसे बड़ा चैलेंज इस क्वेश्चन में है। कैसे निकलेगा रेट? देखो, आपने देखा कि कोई चीज 7,562 थी और वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हुई और वो हो गई 8,469.44। तो मैं आपसे पहले ये पूछ रहा हूँ कि वो फैक्टर क्या रहा होगा? वो फैक्टर एक्चुअली पता है क्या होता है? 1 प्लस आर बाय 100। अब 1 प्लस आर बाय 100 किसके बराबर है? यहाँ पर आप डिफरेंस लो, कितने का डिफरेंस आपको दिख रहा है? तो यार मैं देख रहा हूँ 62 64 का 62 69 काफी पास है। 7.44 तो यहाँ से हो गया और 900 और एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 907.44। इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर मैं 900 ऐड करूंगा तो कितना हो गया? 8400। ठीक है, 907.44 ये आपका आ गया डिफरेंस। इस डिफरेंस को पता है किससे डिवाइड करोगे? 75.62 से। ये वैल्यू आपकी रेट है, ये आपका रेट है। अगर मैंने कोई गलती नहीं करी है तो ठीक है, तो ये आपका रेट है। अब यहाँ से आपको रेट पता चलने वाला है। अब यार थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो है इसमें, कैलकुलेशन तो होगी भाई, क्वेश्चन है तो आसान तो होने नहीं वाला। पहले तो ये कटेगा एक बार, एक बार तो कटेगा, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। दूसरी बार कितनी बार जाएगा ये कैसे पता चलेगा? अब आप यहाँ पर यूनिट डिजिट की सहायता लोगे। आप देखो कि यहाँ पर एक किससे कटेगा, या तो 7 से कटेगा या फिर ये 2 से कटेगा। पर क्योंकि वैल्यू काफी पास है तो 2 से कटना चाहिए। तो 12% आपका रेट यहाँ से आ गया। ये चीज आपको क्लियर हुई कि कैसे आप टाइम बचा सकते हो। अब 12% अगर रेट है तो 2 साल में कितना मिलता आपको? 12 + 12 प्लस 144/100। तो यहाँ से आपके पास आ गया 25.44%। और देख लो कि ये कहाँ पर है? 10,000 पर इतना पैसा आप ऐड करोगे तो 2544 ही मिलेगा। ये आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने। सब कुछ हरा हरा सा नजर आ रहा है मुझे तो यहाँ पर।
two friend A and B went to a fruit market to buy some fruits. At first shop, B bought some mangoes at A per mango, and A bought 9 mangoes more than B. At the next shop, A bought some apples at a unit price of B per apple, and B bought 18 more apples than A. Later it was found that the number of fruits bought by A and B is 4 is to 7 respectively, whereas the amount of money spent by them on buying the fruit is same. A रेशियो भी आपको बताना है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार. तो दो दोस्त हैं, एक दोस्त है ए, एक दोस्त है बी. ठीक है, दोनों ने यहाँ पर फ्रूट्स खरीदे हैं काफी सारे, और किस हिसाब से खरीदे हैं? मैंगोस. देखो सबसे पहले क्या गिवन है, एट फर्स्ट शॉप बी बॉट सम मैंगोज एट ए पर मैंगो. ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैंगोस, बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा. ठीक है, तो बी ने कितने मैंगो खरीदे? मैंने बोला कि वाई मैंगो खरीदे बी ने. ठीक है, अब ए ने कितने मैंगो खरीदे? 9 मैंगोज मोर देन बी. तो ए ने जो मैंगो खरीदे वो हो गए वाई प्लस 9. ये चीज क्लियर हुई? और मैंगो की कॉस्ट कितनी थी? मैंगो की कॉस्ट आपको गिवन है कि ए रुपीज थी पर मैंगो. ठीक है, आगे बढ़ो. नेक्स्ट शॉप पर क्या हुआ, ए ने कुछ एप्पल खरीदे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल. कलर चेंज करते हैं, ये बाय एप्पल. एप्पल की क्या कॉस्ट थी? एप्पल की कॉस्ट थी बी पर एप्पल. ठीक है, एक एप्पल 20 रुपीज का है. अब एप्पल कितने कितने खरीदे? देखो ए ने कितने एप्पल खरीदे? ए ने जितने भी एप्पल खरीदे उससे 18 ज्यादा एप्पल बी ने खरीदे. ये समझ में आया आपको? तो मैं मान के चलता हूँ कि ए ने जो एप्पल खरीदे वो एक्स थे, और तो कुछ गिवन है नहीं. ए ने कुछ एप्पल खरीदे तो उनको मैं एक्स मान लेता हूँ. ठीक है, बी ने कितने खरीदे? इससे 18 ज्यादा, एक्स प्लस 18 ऐसे आ जाएगा. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में बस इतना डेटा था, रीड करने में बहुत टाइम लगता है आपको, पर एक बार आपने ये चीज लिख ली ना अच्छे तरीके से, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ समय नहीं लगेगा. देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा. देखो क्या एक क्वेश्चन हमको गिवन है. पहले तो आपको ये पता है कि जो नंबर ऑफ फ्रूट्स ए और बी का है वो 4:7 है. तो देख लेते हैं नंबर ऑफ फ्रूट्स ए ने कितने खरीदे. यहाँ पर आपको दिख रहा है एक्स प्लस वाई प्लस 9. इतने फ्रूट्स ए ने खरीदे. बी ने कितने खरीदे? बी ने खरीदे यार एक्स प्लस वाई प्लस 18. ये वैल्यू किसके बराबर है? ये वैल्यू आपकी 4/7 है. एक चीज तो ये क्लियर हुई. ठीक है, कि ये वैल्यू आपकी 4/7 है. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 4/7 कब आ रहा है. ठीक है, एक तरफ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 4/7 कब आ रहा है. और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये कि जो टोटल अमाउंट है वो सेम है दोनों का. आप टोटल अमाउंट करके देख लो. यहाँ पर क्या अमाउंट आएगा आपका? ए का जो अमाउंट आएगा वो आएगा ए टाइम्स वाई प्लस 9 प्लस बी टाइम्स एक्स. ये किसके बराबर है? ए टाइम्स वाई प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस 18. ये क्लियर हुआ? अब यहाँ से आप देख लो कि ए वाई से ए वाई कैंसिल हुआ, बी एक्स से आपका बी एक्स कैंसिल हुआ. क्या क्या रह गया उस पर ध्यान दो. आपके पास रह गया 9a किसके बराबर है? 9a आपका यहाँ पर ए वाई बी एक्स कैंसिल, 9a आपका 18b के बराबर है. ये चीज क्लियर हो गई. और यहाँ से आप देख लो कि ये रेशियो भी क्या आया, 2:1 आ गया. बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया. अब देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में इसका कोई यूज था ही नहीं. इस डेटा का कोई यूज नहीं था, नो यूज. यानी कि इसने जो आपको जो चीज बोली ना कि नंबर ऑफ फ्रूट्स का रेशियो 4:7 है, उसको कोई यूज था ही नहीं. आपको ए रेशियो भी बताना था, वो यहीं से आ गया. तो बस आप देख रहे हो कि क्वेश्चन देखने में कितना खतरनाक सा बना दिया है, पर जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो केवल जो लिखने में समय जाएगा वही जाएगा. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने दोबारा आएगा तो मुझे उम्मीद है कि आप और मैं दोनों उसको कर पाएंगे. आगे बढ़ते हैं भाई. अगला सवाल ये है आपके सामने, और समझाता हूँ मैं इस क्वेश्चन को आपको. थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा फ्रेम में इसको लाता हूँ. अब ठीक है, अब आपको शायद दिख रहा होगा ये क्वेश्चन. अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो. क्या गिवन है सवाल में आपको? P, Q and R have 180 candies among them. P gives Q and R each as many candies as they already have. After this, R gives Q half as many candies as uh, Q already has, and R also gives P twice as many candies as P already has. Now each of them has the same number of candies between them. Okay.
व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ कैंडीज पी एंड आर हैड इनिशियली। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपका टाइम बहुत अच्छे से खराब कर सकते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी क्यू और आर। ठीक है, इनके बीच में 180 कैंडीज हैं। और देखो क्वेश्चन आप स्टार्ट कहाँ से करते हो ना ऐसे क्वेश्चन को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने गलत तरह से स्टार्ट कर दिया तो यार पूरा क्वेश्चन कबाड़ा हो जाएगा, एकदम पता भी नहीं चलेगा। देखो आखिरी में क्या हुआ, आखिरी में हुआ कि तीनों पर सेम कैंडी हो गई। ये मुझे समझ में आ रहा है और तो ज्यादा समझ में नहीं आया। तो लास्ट स्टेप में क्या हुआ कि तीनों पर 60-60-60 हो गई, एकदम आखिरी स्टेप है। ठीक है, अब इससे जस्ट पहले स्टेप कौन सा था? इससे जस्ट पहले एक स्टेप यार ये हुआ था कि after this R gives Q half as many candies as Q already has. ठीक है, and R also gives P twice as many candies as P already have. तो देखो Q, P और Q को दोनों को कैंडी मिली थी, ये स्टेप हुआ था। तो P पर इस पॉइंट पर जो कैंडी है उनको अगर मैं X मानूं और Q पर इस पॉइंट पर जो कैंडी है उसको मैं Y मानूं, तो इन दोनों को कैंडी मिली थी। किसने दी थी? R ने कैंडी दी थी। कितनी कितनी दी थी देखो, Q को जिस पे उतनी थी उसकी आधी मिली, यानी कि प्लस x/2। ठीक है, और देखो Q को मिली ना, सॉरी यहाँ पर Q में ऐड करो, Q को मिली जितनी उस पर थी उसकी आधी, यानी कि प्लस y/2। और P को कितनी मिली? ट्वाइस जो उस पर पहले से थी, यानी कि उसको 2x मिली। ये चीज आपको समझ में आई मैंने कैसे लिखा? ठीक है, अब देखो R पर कितनी कैंडीज रही होंगी वो तो मुझे नहीं पता फिलहाल। ठीक है, पर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकता हूँ, इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ चुकी है। ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ एक बार। आफ्टर दिस आर गिव्स क्यू हाफ एज मेनी कैंडीज एज क्यू ऑलरेडी हैज। आर ऑल्सो गिव्स पी ट्वाइस एज मेनी कैंडीज एज पी ऑलरेडी हैज। ठीक है, यहाँ पर पी के लिए जो कैंडीज है वो 3x आ गई। ठीक, और वाई पर जो क्यू पर जो कैंडीज है वो कितनी आ गई? 3y/2। अब पहले स्टेप में क्या गिवन था? पहले स्टेप में यार ये हुआ था कि पी ने एक्चुअल में क्यू और आर को कितनी कैंडीज दी थी? एज मेनी कैंडीज एज दे ऑलरेडी हैव। ठीक है, अब देखो यार, मतलब इससे एक स्टेप पहले अगर मैं जाऊं तो जो क्यू पर कैंडीज है वो कितनी रही होंगी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो क्यू पर जो कैंडीज रही होंगी वो इसकी जस्ट हाफ होंगी, क्योंकि उतनी ही कैंडी पी ने इसको दी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आपके पास 3y/2 है तो यहाँ पर आपके पास जो कैंडीज रही होंगी वो 3y/4 होनी चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? यहाँ पर आपके पास जो कैंडीज है वो कितनी होनी चाहिए? 3y/4। ठीक है, और आप ऐसे भी समझो कि यहाँ पर आपके पास 3x कैंडीज हुई, तो 3x की वैल्यू अगर 60 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आपकी 20 आ गई। तभी तो यहाँ पर 60 कैंडी है, इसके लिए भी 60 कैंडी है। तो आपके पास 3y/2 की वैल्यू अगर 20 है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आपकी 40 है। तो स्टार्टिंग में क्यू पर कितनी कैंडीज रही थी? y की वैल्यू अगर मैंने 40 फाइंड कर ली है तो स्टार्टिंग में क्यू पर कितनी कैंडीज रही होंगी? 30। सही कह रहा हूं मैं? और x पर कितनी कैंडीज रही होंगी, सॉरी p पर कितनी कैंडीज रही होंगी, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो देखो गाइस, यहाँ पर आप ये देखो कि r ने कितनी कैंडी बांटी थी। r ने यहाँ पर y/2 यानी कि 20 इसको दी और 2x यानी कि 40 इसको दी, तो 20 और 40। ठीक है, यानी कि 60 कैंडी किसने बांटी थी? r ने बांटी थी। और तब भी उसके पास 60 कैंडी रह गई, यानी कि r के पास कितनी कैंडी थी? 120 कैंडी। सही कह रहा हूं मैं? तभी तो जब उसने 60 और 60 टोटल में 60 बांट दी तब भी उसके पास 60 बची। तो आर के पास 120 कैंडी थी। और आर के लिए से पहले वाला स्टेप क्या था? आर के लिए से पहले वाला स्टेप ये था कि पी ने आर को कैंडी दी थी। कितनी कैंडी? पी ने आर को कैंडी दी थी जितनी उसके पास पहले से थी। तो आर पे कैंडी यार 60 होनी चाहिए। ठीक है, अब ये आपके पास कितना हो गया? अच्छा सॉरी गाइस, यहाँ पर एक गलती मेरे से हो गई, इस स्टेप में मैंने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर उसको मैं हटाता हूँ। क्यू के पास जो 60 कैंडी थी ना उसमें से 40 उससे पहले से ही थी और 20 उसको आर ने दी थी। 40 कैसी आई? जितनी उस पर थी उसने पी ने दी, यानी कि 2 टाइम्स अगर 40 है तो ये आपके पास 20 आया ना। तो 60 और 20 80 हुआ, तो पी पर पहले 100 कैंडी रही होंगी। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो रेशियो मुझे बताना है पी और आर का। तो 5:3 ये आंसर आ गया। तो आप देख लो कि कितना शानदार क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करनी चाहिए यार। ठीक है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन ही वो होते हैं जो मेंस के अंदर रिपीट हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन में आपको गिवन है एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 36 एंड 27 in length. Perpendicular distance between the short side is 12. Perpendicular distance between the longer side is what? देखो पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम है, इसकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो 36 और 27 है। और क्या गिवन है हमको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गर साइड हमको निकालना है। तो लॉन्गर साइड कौन कौन सी है? ये दोनों तो हैं 36 36, तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है। और बिटवीन द शॉर्ट साइड आपको 12 गिवन है, तो ऐसे मैं कह सकता हूँ कि 27 इंटू 12 बराबर 36 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 27/3 आपका आंसर आ गया नंबर। वही बात है कि बेस इंटू हाइट बराबर बेस इंटू हाइट, वही मैंने करा है। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, और ये मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था और आप लोग सॉल्व कर भी चुके हो इस क्वेश्चन को, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, अगला सवाल ये है आपके सामने। 6 person went to a hotel for taking their meals. 5 of them spent ₹15 each over their meals. ठीक है, तो 5 लोगों ने 15 रुपए खर्च करे अपने खाने के ऊपर, और जो छठा आदमी था उसने 8 रुपए ज्यादा खर्च करे। देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 6, तो टोटल मनी कितना स्पेंड हुआ? तो यार काफी आसान क्वेश्चन है। 6 में से यहाँ पर 5 लोग हैं और यहाँ पर आपका एक आदमी है। अब ये 5 लोग कितना खर्च कर रहे हैं? 15 रुपीज, ठीक है, पर पर्सन। 15 रुपीज ये लोग खर्च कर रहे हैं पर पर्सन। पर ये जो आदमी है यार, ये जो एवरेज है ना, ये इस एवरेज से कितना एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है? एवरेज से 8 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है? एवरेज से 8 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। तो आप ऐसा समझ सकते हो ना कि जो 8 रुपए खर्च कर रहा है वो यहाँ पर सभी लोग में बराबर बट रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको? ये जो 8 रुपए हैं ये बाकी सब लोगों में, बाकी 5 लोग हैं इनफैक्ट, उनमें बराबर बढ़ रहे हैं, तब जाके वो वैल्यू जो है ना यार वो एवरेज के बराबर हो पा रही है। ठीक, तो जो 15 आपका है उससे तो ज्यादा ही एवरेज है। कितना ज्यादा एवरेज है? ये जो 8 रुपए हैं, ये 8 रुपए इन 5 लोगों में बांटने हैं मुझे। ठीक है, तो 8 रुपए 5 में बांट दिए मैंने, ये वैल्यू आपकी एवरेज है। क्लियर हुआ? ये एवरेज कितना आ गया मेरे पास? एवरेज मेरे पास आ गया 16.6। मुझे क्या निकालना है? टोटल अमाउंट कितना खर्च हुआ? 16.6 इंटू 6 लोगे तो इंटू 6 कर लिया, 99.6 आपका आंसर आ गया। तो काफी शानदार क्वेश्चन है, इस मेथड से करना तुरंत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, करिए इस क्वेश्चन को ट्राई। A shopkeeper sells a product at some loss. If he reduces the selling price of the product by 5%, his loss increases by 4%. At what percent loss he sells his product? देखो, एक दुकानदार लॉस में बेच रहा है, ठीक है, तो मान के चलता हूँ एक्स की चीज वो वाई में बेच रहा है। अगर वो सेलिंग प्राइस को 5% से घटा दे, यानी कि अब सेलिंग प्राइस कितना हुआ पहले, अगर मैं, अच्छा अब अगर सेलिंग प्राइस आपका 19 में 25 हुआ, ठीक है, तो उसको जो लॉस हुआ वो 4% से कम हो गया। दिस लॉस 4% से बढ़ गया, सॉरी, ठीक है, लॉस इंक्रीजेस बाय 4%। ठीक है, यहाँ पर तो आपकी चीज एक्स ही है। क्लियर हो गया आपको? तो यहाँ से मुझे एक्स और वाई का रेशियो निकालना पड़ेगा। देख लेते हैं यार, तो यहाँ पर आप देखो कि जो यहाँ पर लॉस है आपका वो कितना है? एक्स माइनस 19/20y, ये आपका नया लॉस है। ठीक है, और ये 4% से बढ़ चुका है पुराने लॉस के कंपैरिजन में, तो ये आपका 26/25 है पुराने लॉस के कंपैरिजन में, क्योंकि आपका एक्स माइनस वाई था। ठीक है, तो देख लो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके। यहाँ पर आपके पास आ रहा है 20x माइनस 19y अपॉन 20 बराबर 26x माइनस 26y अपॉन 25। काट दो, 4 यहाँ पर 5, तो आपके पास आ जाएगा 100x माइनस 95y, ये बराबर है 4 इंटू 26, यानी कि 104x माइनस 104y। तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कि जो 4x है उसकी वैल्यू है 9y के बराबर। तो x अगर आपका 9 होता तो y आपका 4 आ जाता। 9 की चीज आप 4 में बेच रहे हो तो कितने का लॉस उठा रहे हो? तो आप लॉस उठा रहे हो 5/9 का, क्योंकि आपका होता है 55.55%। तो मेथड थोड़ा लंबा हो गया,
पर मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूँ, तो मुझे यही पता है। आगे बढ़ते हैं गाइस फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, और एक तरीका ये हो सकता था कि रेशियो लिख के आप लोग क्या कर सकते थे कि लॉस को बना सकते थे कि एक को 25 से मल्टीप्लाई करो कि 26 से मल्टीप्लाई करो, तो होता ही है अल्टीमेटली, ठीक है। इससे थोड़ा अच्छे से और समझ में आ गया, उससे थोड़ा कम समझ में आता। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, A can complete a work in 5 minutes, B in 6 minutes, C in 8 minutes. Average number of work completed per hour per worker by all the three workers. अच्छा अच्छा क्वेश्चन है काफी। देखो, तो यहाँ पर आपका पर मिनट कितना काम हो रहा है, पहले आप मुझे ये बताओ। या फिर ऐसे समझो कि एक अगर एक काम को 5 मिनट में कर सकता है, ठीक है, तो आप ये बताओ कि 1 घंटे में वो ये कितना काम कर सकता था। तो आप कह सकते हो 12 यूनिट। सही कह रहा हूँ मैं? यहाँ पर आना चाहिए 12 यूनिट काम, 12 टाइम्स काम आपका हो जाता है 1 घंटे में ए के द्वारा। बी कितना कर लेता है यार? तो बी आपका अगर 6 मिनट में पूरा काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि 10 यूनिट कर सकता था, ठीक है। सी के लिए देखो, 8 में पूरा काम कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं 8 इंटू, अच्छा 60/8, ठीक है, 60/8 ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या मुझे इन्हीं का एवरेज निकालना है, देखना पड़ेगा एक बार। तो एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करके 3 से डिवाइड करना है। तो 12, 10 और यहाँ पर है 12/8 से काटा ना मैंने, 4 से काट लो तो 15/2 आ गया। इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, क्योंकि एवरेज निकालने हैं। तो देखते हैं कि क्या रहा है हमारे पास। तो ये हो गया 24/2 यानी कि 22/4 यानी कि 44, 15, 59 डिवाइड बाय 6, ही आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। 2p प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर बराबर क्यू माइनस पी रेशियो क्यू माइनस आर बराबर 4:3। आपको बताना है कि पी क्यू आर की वैल्यू क्या है। तो देखो यार, क्या क्या हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है वो मैं लिख लेता हूँ कि 2p प्लस क्यू जो मेरा है वो मैं 4 मान लेता हूँ, ठीक है। क्यू प्लस आर मैं इसको 3 मान लेता हूँ रेशियो के हिसाब से। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो क्यू माइनस पी है उसको 4 लेना पड़ेगा, और यहाँ से क्यू माइनस आर जो है उसको 3 लेना पड़ेगा। अब देखो, वेरिएबल तो 3 ही है पर इक्वेशन बेचारी 4 आ गई। तो यार ऐसी वैल्यू देखनी पड़ेगी जिससे सेटिस्फाई हो भी रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि सेटिस्फाई ना हो पाए और हम लोग फालतू में मेहनत करे जा रहे हो, ठीक है। पी क्यू आर, क्योंकि वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 4 आ रही है, ठीक है। वो तो मैंने बना दी है जबरदस्ती इक्वेशन, हालांकि 4 नहीं आनी चाहिए, ठीक है। रेशियो को मैंने नंबर ट्रीट करके ऐसा कर लिया है। देखता हूँ कि क्या कोई वैल्यू है जिससे मेरा काम चल पाए। देखो, क्यू प्लस आर क्यू माइनस आर दोनों ही 3 के बराबर हमने लेके रखे हैं, तो वो थोड़ा अत्याचार सा लग रहा है। तो एक काम कर सकते हैं ना, अपनी समस्या सॉल्व करने के लिए इसको 8 बना लो 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करके 6 बना लो। अब थोड़ा सा फेयर लग रहा है हमको मामला, ठीक है। क्यू प्लस आर आपका 6, क्यू माइनस आर आपका 3 है। पर यार ऐसे तो सोचने में बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, और कुछ बनने नहीं वाला। उसको हटाओ, फिर कुछ और सोचते हैं। देखो, सेटिस्फाई करने की अब सोचो। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये आपको थोड़ा सिंपल लग रहा है, क्यू माइनस पी रेशियो क्यू माइनस आर, ये रेशियो अल्टीमेटली 4:3 आना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं ये देखता हूँ ना कि क्यू और आर की कौन सी वैल्यू मैं ऐसी लेके चलूँ कि रेशियो 4:3 आ जाए, वही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं पहला ऑप्शन लेके चलूँ तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आने वाला है, क्यू माइनस पी का। क्यू माइनस पी का डिफरेंस यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 2 है, ठीक है। रेशियो क्यू माइनस आर, ये आपका -3 हो तो इससे नहीं बनने वाला, कैंसिल कर दो उसको यहीं पर, तो ऑप्शन आपका गलत हुआ। दूसरे वाले में देखो, क्यू माइनस पी कितना -1, रेशियो क्यू माइनस आर आपका ये -2, इससे भी नहीं होने वाला। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डिफरेंस और यहाँ पर डिफरेंस, तो डिफरेंस से आप देख लो तो आसानी से हो भी रहा है, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, 2 का, यहाँ पर डिफरेंस -1 का, इससे भी नहीं हुआ, ठीक है। आखिरी वाले में देखो, यहाँ पर डिफरेंस 4 का, यहाँ पर डिफरेंस 3 का, तो देख लो आपको कि डिफरेंस से कितनी जल्दी हो गया। तो वही बात है यार कि ऑप्शन की तरफ थोड़ी सी नजर अगर घुमाई गई तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो गया, ठीक है। और क्यू के रिस्पेक्ट में आप देख भी सकते थे कि बीच वाले वेरिएबल को आपने पकड़ लिया, यहाँ पर डिफरेंस देखते गए दोनों को, तो देखना काफी आसान भी था। तो वही बात है कि क्वेश्चन आपके ऊपर है कि आप उसको कितना आसान है, खुद के लिए मुश्किल बनाओगे। जैसे अभी जस्ट 30 सेकंड पहले मैंने क्वेश्चन को अपने लिए इतना मुश्किल बना लिया था कि मैं खुद भी कंफ्यूज हो रहा था और आपको भी कंफ्यूज कर रहा था।
तो वहीं अगर मैंने दूसरा मेथड आपको दिखाया तो तुरंत दिखेगा, ठीक है। तो वही बात है कि आप जब आपने ये सब चीज़ें पहले से प्रैक्टिस करिए ना, तब जाके आप एग्जाम में कर पाओगे। अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप एग्जाम से पहले बेसिक मेथड से कर रहे हो और एग्जाम के अंदर आपके सामने अचानक से ऐसा कुछ हो जाएगा कि आप इस मेथड से करने लग जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी, ठीक है। प्रैक्टिस से आप लोग चीज़ को खुद के लिए और आसान बनाते जाओगे, जो भी आसान है उससे भी और आसान बना लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है आपके सामने, करिए इस क्वेश्चन को। एक सॉलिड क्यूब को काटा गया 3 क्यूबॉइड्स में जिनका वॉल्यूम सेम था। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टू द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ एनी टू ऑफ द क्यूबॉइड्स सो फॉर्म। देखो यार, एक क्यूब है मेरे पास, जिसको मैंने ऐसे काट लिया इस तरीके से, 3 क्यूबॉइड बन गए सेम वॉल्यूम के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैं साइड को 3 3 3 लेके चलूं तो आपका एक 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 हुआ, ये 3 है, ये एक और ये एक और ये एक, ठीक है। तो डायमेंशन मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे कि रेक्टेंगल सॉरी क्यूबॉइड और क्यूब के क्या क्या डायमेंशन रहे हैं। तो रेशियो किसका बताना है, सर्फेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का सर्फेस एरिया क्या, 6 टाइम्स ए स्क्वायर, रेशियो 2 मुझे लेने हैं क्यूबॉइड, ठीक है। इनका मुझे सर्फेस एरिया बताना है। तो एक क्यूबॉइड का सर्फेस एरिया क्या होगा, आपने बोला एल बी प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एस एल एच एल, ठीक है। 2 टाइम्स एल बी यानी कि मैं लिख सकता हूँ 3 into 3 प्लस, अब एक तरफ आपके पास आ जाएगा 3 into 1, यहाँ पर लिख लो 1 into 3। तो बस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 6 into 3 into 3 रेशियो 2 into 2, और ये वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 9 और 6 यानी कि 15, ठीक है। काटा पीटी मचा दो, इससे काटा यहाँ पर केवल 5 रह गया, 9:10 आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल ये है आपके सामने, काफी अच्छा सवाल लग रहा है देखने में। करिए इस क्वेश्चन को। A person purchased 40 items at some price. He sold some items at a profit of 30% by selling them at a price equal to the cost price of 26 items. The remaining items are sold at 18% profit. Total profit परसेंट आपको बताना है। अच्छी बात है। देखो, एक काम करते हैं कि जो 40 आइटम हमने खरीदे ना, उनका हम हर एक आइटम को कॉस्ट प्राइस 1 रुपये मान लेते हैं। तो जो टोटल कॉस्ट आपकी आई वो 40 रुपये आई। ये स्टेप तो एकदम सिंपल हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने यहाँ पर 30% आइटम बेच दिए, ठीक है। अच्छा, 30% प्रॉफिट पर बेचे यहाँ पर कुछ आइटम इस तरीके से एट अ प्राइस इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम्स, ठीक है। ये स्टेप थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो, 30% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो चीज 10 की थी वो उसने 13 की बेची है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट कितना होना चाहिए था, प्रॉफिट आपका 3 यूनिट होता। तो इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम, जो कि कितना होने वाला है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 26 आइटम कितना होगा, एट अ प्राइस इक्वल टू, अच्छा प्रॉफिट नहीं सेलिंग प्राइस गिवन है, तो जो 13 है ना, 13 की वैल्यू आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस तो 26 आइटम के बराबर यानी कि 26 रुपए, तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। यानी कि उसने कितने आइटम बेच रहे होंगे, उसने 20 की जो सामान था वो उसने 26 का बेच दिया। ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। तो उसने 40 में से 20 आइटम बेच दिए, सिंपल बात है एकदम। तो देखो, 40 में से 20 आइटम बेच दिए तो 20 आइटम बचे, और 20 आइटम कितने प्रॉफिट पर बेचे, उसने बेचे 30% के प्रॉफिट पर, और जो बाकी के आइटम है उसने बेचे 18% के प्रॉफिट पर। ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों करा, डिवाइड इसलिए करा क्योंकि इक्वल आइटम बेचे गए हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 24%। अगर अलग अलग होते तो हम एलिगेशन लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, several students have taken an exam. There was an error in the answer key which affected the marks of 48 students and their average marks reduced from 78 to 66, and the average of remaining student increased by 3.5 marks. This resulted in the reduction of the average of all students by 4.5 marks. Number of students who attended the exam is what? Number of students को मैं n मानता हूँ, ठीक है। इनमें क्या चेंज आया है, ओवरऑल में आप देख रहे हो कि ऑल द स्टूडेंट में रिडक्शन हुआ है 4.5 का। अब ये किसके बराबर होगा, देखो रिड्यूस किसके हो रहे थे, रिड्यूस आप देख रहे हो कि 48 स्टूडेंट के हो रहे थे। कितने से रिड्यूस हो रहे थे, आपने देखा
78 से 66 यानी कि 12 का डिक्रीज है, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से जिनके इंक्रीज हो रहे थे, रिमेनिंग स्टूडेंट के इंक्रीज हो रहे थे। तो देखो n में से अगर 48 में हटा दो, कितने बचे, n माइनस 48 बच्चे बचे, ठीक है। इनके नंबर क्या हो रहे थे, इंक्रीज, तो इसको मैं माइनस लेके चल रहा हूँ ताकि ओवरऑल में डिक्रीज ही बचे। ये चीज क्लियर हुई आपको, मैंने यहाँ पर क्या क्या स्टेप करी है, ठीक है। देखते हैं कि क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर तो आया 4.5n, किसके बराबर, ये आपका होता है 576, ठीक कह रहा हूँ, माइनस 3.5n, और यहाँ पर है प्लस का 48.3 लेना है, ठीक है। तो 144 में 24 जोड़ना पड़ेगा, 144 में आप लोग 24 जोड़ दो, 168, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास 8n की वैल्यू आ रही है, इनका एडिशन 576 और 168, तो लास्ट में 4 आया, फिर एक 4 आ गया, 1 वहां पर गया तो 744, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आई मेरे पास, पहले गया 9 से, 24 बचा तो 3, 93 ये आपका आंसर है। तो डेविएशन से आपने देखा कि कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल ये है आपके सामने, मार्क प्राइस एक रेफ्रिजरेटर का है 10,000 रुपए, और कैश डाउन पेमेंट है 2,000 का, 9 मंथली इंस्टॉलमेंट है 1,000 रुपए की, सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे आप लोग, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, बेसिक इक्वेशन लिखना तुरंत हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, देखो √3 प्लस 2 साइन पी अपॉन 1 माइनस 2 कॉस पी इसका होल क्यूब प्लस 1 प्लस 2 कॉस पी डिवाइड बाय √3 माइनस 2 साइन पी इसका होल क्यूब, इसकी वैल्यू बतानी है। और ये ऐसी वैल्यू क्यों दी गई है, ऐसी वैल्यू इसीलिए दी गई है यार, ताकि आप इसमें वैल्यू पुटिंग ना कर सको, ठीक है। इसीलिए ऐसी वैल्यू उसने दी है जानबूझ के आपको, पर क्या इसमें वैल्यू पुटिंग फिर भी हो सकती है, मेरा सवाल आपसे ये है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो कॉस को अगर आप 1/2 डालने का सोच रहे हो, बहुत ही गलत फैसला है, क्योंकि पहले वैल्यू में आपका वो जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर में, पूरा काम खराब। √3/2 भी नहीं डाल सकते, √3/2 इसलिए नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ा सा मामला हो जाएगा फिर मेरा, ठीक है। और ऊपर भी मैं देख रहा हूँ कि √3/2 डालने का कोई लॉजिक है नहीं, पर हाँ ये बात तो है कि डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं होगा। अगर आप कॉस को √3/2 डालो और साइन को 1/2 डालो, तो डिनोमिनेटर जीरो करने से आप बच जाओगे, ये एक फायदा है, वो मैं करके देखता हूँ, ठीक है। इसका मतलब √3 प्लस साइन को मैंने क्या डाला, √3/2 डिवाइड में यहाँ पर क्या है 1 माइनस 2 इंटू √3/2, यानी कि केवल √3 रह गया, सही कह रहा हूँ। इसका एक तरफ होल क्यूब है, यहाँ पर आओ 1 प्लस 2 टाइम्स साइन को हमने क्या लिया है, साइन को हमने लिया √3/2, ठीक है। पर यार उससे एक दिक्कत है ना, उससे आपका ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में जीरो बन जाएगा, तो घूम फिर के भैया आप लोग फंस चुके हो, ठीक है। अब क्या होगा इस सवाल में, वो देखना पड़ेगा। तो देखो जब आपको दुनिया में कुछ समझ में ना आए ना वैल्यू पुटिंग में, कि क्या वैल्यू डल रही है क्या नहीं डल रही है, तब आप क्या कर सकते हो, 45 भी डाल सकते हो, और एक तरीका ये भी होता है कि आप 0 1 डाल के देखो ना, आप यहाँ पर कॉस को 0 करो तो साइन को 1 करो, देखो क्या होता है इससे, देखते हैं, ठीक है। कॉस को 0 करा, साइन को 1 कर दिया, यहाँ पर आपके पास आ रहा है √3+2, इसका तो भाई होल क्यूब हो रहा है, ठीक है। डिवाइड में क्या है मेरे पास, डिवाइड में मेरे पास है 1 माइनस 0, उसका तो कोई सेंस है ही नहीं, इसका तो होल क्यूब हुआ, प्लस यहाँ पर देखो कॉस को मैंने क्या लिया है, 0 लिया है, तो मेरे पास आएगा 1/√3 - 2, इसका यहाँ पर होल क्यूब है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई आपको। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, √3+2 का होल क्यूब, और यहाँ पर है प्लस का, इसका अगर मैं रेशनलाइजेशन कर दूं तो मेरे पास ये आना चाहिए ना, √3 - 2 यहाँ पर आ रहा है, तो नेगेटिव साइन के साथ 2 - √3, ठीक है। यानी कि माइनस यहाँ पर आया 2 + √3, इसका क्यूब, दोनों को ऐड कर लो, सेम वैल्यू है, माइनस साइन आ रहा है, 0 आपका आंसर आ गया। तो आप खुद ही देखो कि कितने अच्छे से ये क्वेश्चन हो गया, अगर आपने कॉस को 0 और साइन को 1 कर दिया तो। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये है आपके सामने, A man purchased a car for 12 lakh and was insured for 80% of the cost. He sold the car at 15% loss, but had not yet delivered it to the buyer when he met with an accident. After the accident, car was damaged a lot and the insurance company paid 90% of the insured amount. Net difference in the two transaction is what? तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि एकदम ऊपर से निकल गया मेरे।
देखो 12 लाख की कॉस्ट कार थी और 80% कॉस्ट पर वो इंश्योर्ड थी, ठीक है। तो 12 लाख में से मैं कह सकता हूँ कितने का इंश्योरेंस था, इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ द कॉस्ट, यानी कि 12 लाख में अगर वो कार ठुक जाती तो कितने पैसे मिलते, टेक्निकली 9.6 लाख रुपीस मिलने चाहिए थे, ठीक है। कार को उसने यार 15% के लॉस पर बेचा, ठीक है, बट हैड नॉट येट डिलीवर्ड इट टू द बायर व्हेन ही मेट विद एन एक्सीडेंट। तो कार का एक्सीडेंट हो गया, पर यार हुआ क्या कि जो कंपनी थी ना इंश्योरेंस वाली, उसने बोला भाई कि हम तो पूरा पैसा नहीं देने वाले, 90% दे देंगे, ठीक है। तो उस कंपनी ने भी इस 9.6 लाख का केवल 90% ही दिया, ठीक है, यानी कि इंटू 9/10। कंपनी और बदमाश थी, उसने केवल इसका 90% ही दिया। तो कितना आपको मिलेगा, 96 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है हमको, 810 और 54 एक्स्ट्रा, तो मैं कह सकता हूँ 864 ऐसा कुछ मिलता है, ठीक है। तो 8.64 इतने लाख रुपए उसको मिले इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा। अब यार अगर वो कार को बेच देता ना 25% के लॉस में, 15% के लॉस में, तब उसको कितने मिलते, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो आपने बोला 12 इंटू 17/20 इतने मिलते भाई उसको, ठीक है। अगर उसको लॉस में बेच देता तो उसको 2 से काटो ऊपर नीचे, तो आपके पास आएगा 6 इंटू 7/10, जो कि हो गया 102/10, यानी कि 10.2 लाख रुपए, ठीक है। तो उसको 10.2 लाख रुपए मिल जाते, यहाँ पर इतने ही मिले। इनका डिफरेंस क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहे हैं, बता दो। 1.56 लाख, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख रहे हो कितना शानदार क्वेश्चन है। और यार बहुत मेहनत लगती है ऐसे क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर से ढूंढ ढाड़ के आपके सामने लाना, ठीक है। हर एक जो आदमी यूट्यूब पर वीडियो डाल रहा है वो इतनी मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। आप खुद ही देखो, इस वीडियो में आपको पिछले 8-9 क्वेश्चन ऐसे देखे होंगे जो कहीं 2018-19 में पूछे गए थे, और कितने शानदार क्वेश्चन थे, ठीक है। पूरी पूरी संभावना है कि ये क्वेश्चन दोबारा आपके सामने आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। और आप सोचने बैठोगे कि इनको कैसे करना है, और अगर आपने वीडियो पहले से देख रखी है या फिर आपने पीडीएफ भी देख रखी है ना, तो आपके दिमाग में पहले से होगा कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अगला सवाल ये है आपके सामने। इस तरह के क्वेश्चन मॉक के अंदर भी बहुत सारे आते रहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी पहले पूछ चुका है इसको। देखो यार होता क्या है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आपका 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यार ये हुआ कि अगर मैं कॉमन ले लूँ इसमें से 117 पहले क्वेश्चन में से, तो आपने देखा 117 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, कितना बच गया, तो आपके पास बच गया 12 साइन स्क्वायर ए, किसके बराबर है, 120 के। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आएगी, आपने देखा 3/12 यानी कि 1/4, तो आपका साइन है 1/2 आ गया, साइन है आपके पास 1/2 आ गया, सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे ही आप दूसरे क्वेश्चन के लिए कर लो, तो यहाँ पर आपके पास 12 cos स्क्वायर बी किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो फिर से cos भी आपका ये भी यार 1/2 ही आ गया, ठीक है। फिर कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में ज्यादा, cosec 2 हो गया 2 का स्क्वायर इंटू sec भी, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 4, आंसर आ गया 16। आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला सवाल ये है आपके सामने, सीएचएसएल के अंदर एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, सीएचएसएल 19 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस फिगर के अंदर आपको क्या गिवन है कि एंगल एबीसी 95 डिग्री है, एंगल एफईडी, ये एंगल मैं आपको दिखाता हूँ, इधर वाला एंगल एबीसी, ये एंगल आपका है 95 डिग्री, एंगल एफईडी यानी कि ये वाला एंगल आपका है कितना, 115 डिग्री। क्या निकालना है आपको कि एंगल एपीसी किसके बराबर है, ठीक है। एंगल एपीसी आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, क्या आपको समझ में आ रहा है सवाल में, आपसे जानना चाहता हूँ। देखो यार यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाने पड़ेंगे, साइक्लिक क्वाड्रेटर है नहीं इस क्वेश्चन में, पर आपको अपनी तरफ से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है, और एक बहुत ही प्यारा कंस्ट्रक्शन इसमें, बस आपको वो करना है, एफ और ए को ज्वाइन करना है ऐसे। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा यार। फिर 95 डिग्री ये है, कितना आ गया ये बताओ मुझे, 85 डिग्री। अगर ये 115 है तो ये कितना आ गया, साइक्लिक क्वाड्रेटर की वजह से ये आपका 65 आ गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना हुआ, तो जो आपका एंगल एपीएफ है ना,
वो कितना हुआ 180 माइनस 85 65 150, ये आपका आ गया 30 डिग्री। क्या निकालना था मुझे, एंगल APC यानी कि ये वाला एंगल, ये आपका आ जाएगा 180 माइनस 30, आंसर हो गया 150 डिग्री। तो खुद ही देखो कि कितना प्यारा क्वेश्चन है, CHSL के अंदर ही पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वाला और ये वाला एंगल दिया होता, देखो थोड़ा और बता दूं मैं आपको, फ्यूचर में अगर आपको ये वाला और ये वाला एंगल दे दिया जाए तब आप D और C को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो या तो आपको AF ज्वाइन करना है और आपको इसमें DC ज्वाइन करना पड़ सकता है फ्यूचर के अंदर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया फॉर फ्यूचर, वो कुछ चेंज तो इसमें जरूर रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपको दोनों ज्वाइन करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये आपको टेलीग्राम पर पहले ही मिल गया था और बहुत अच्छे अच्छे आंसर इसके पहले मिल गए हमको। ठीक है, ऑप्शन में बेसिकली वो कह रहा है ना कि अब वो आपको ये दे रहा है, या तो ऑप्शन 0 है या ऑप्शन 1 है, या वो आपसे कह रहा है कि ऑप्शन आपका रूट ए है, या फिर वो आपसे कह रहा है कि ऑप्शन आपका केवल ए है। ठीक है, ये चीज वो आपसे जानना चाह रहा है। तो कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, आप इसमें वैल्यू डाल के कर सकते हो। आप इसमें ए की वैल्यू 1 डाल दो और आप देख लो कि क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, 1 डालने पर आप इसमें चेक कर सकते हो। आप इसमें कोई और वैल्यू भी डाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें ए की वैल्यू 1 डाल सकते हो। देखो पूरा सॉल्व करना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि उसमें इतना समय लग जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अगर आप सोचोगे कोई आइडेंटिटी यहाँ पे बननी है तो वो भी नहीं है। मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, एट मैक्स ये हो रहा है कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना, ये ए पावर 1/3 -1 का होल स्क्वायर आपका बनना है बस, और ए पावर 1/6 इनफैक्ट -1 का होल स्क्वायर बनना है। उसके अलावा इसमें कुछ नहीं हो रहा है एक्स्ट्रा। ठीक है, तो उसका तो कोई सेंस है नहीं। ए को 1 डाल सकते हो, कुछ और सोच सकते हो तो वो भी डाल लो। और मेरा सजेशन ये है कि अगर आप इसमें और इसमें कंफ्यूज हो ए बराबर 1 के लिए, तो आप क्या करो, आप इसमें ए बराबर 64 भी रख सकते हो। अब कोई पूछेगा कि 64 ही क्यों, 64 भाई इसीलिए क्योंकि आप ये देखो कि कहाँ तक वो पावर में गया है। आपने देखा पावर में वो 1/6 तक गया है, सही कह रहा हूँ मैं, पावर में वो 1/6 तक गया है। तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए मैंने इसमें ये डाल दिया। ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं, आप कोई और वैल्यू भी डाल सकते हो अपने मन से। ठीक है, पूरा सॉल्व मत करना, अपने तरफ से ए की वैल्यू कुछ भी डाल देना और उसको सॉल्व कर देना। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका था और वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर मेरे को कहीं मिला तो मैं आपको दोबारा सेंड करूंगा वो, उसमें भी आप देखोगे कि अपनी तरफ से खुद वैल्यू डालनी है, तब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही है और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।